तो आप लोग यहाँ पर जितना भी पार्ट देख पा रहे हैं ये सारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का पार्ट है, और हमने एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिसमेंटल किया है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो उसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में जितना भी ये पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर डिस्चार्ज प्लेट है, सक्शन प्लेट है, उसी के साथ पिस्टन, सिलेंडर, हेडर और रोटर है, क्रैंकशाफ्ट, मोटर बेरिंग्स हैं, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं आप सब डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, सारा कुछ आप देखने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से रिलेटेड। फिलहाल आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे एक फुली जो आपका पैक जो कंप्रेसर है उससे। तो वो सारे पार्ट्स को देखने से पहले आपको इस कंप्रेसर के बारे में समझना होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका जो एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी जितना भी पोर्शन है उसको बता देता हूँ। तो ये आप कंप्रेसर देख पा रहे हैं, ये एक सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर है। सेमी हार्मेटिक का मतलब होता है एक हार्मेटिक कंप्रेसर होता है जो कि आपने अपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज में देखा होगा, जिसको आपको ओपन करने के लिए उसको कट आउट करना पड़ता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। सेमी हार्मेटिक में आपको नट्स बोल्ट्स मिलते हैं जिससे कि आप इसको ओपन करके इसकी सर्विस कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करता है, यानी कि जो इसके अंदर जो गैस होगी वो पिस्टन क्या करता है, उसका वॉल्यूम कम करता है और उसका प्रेशर बढ़ा देता है, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और किसके थ्रू करा जाता है, ये पिस्टन के थ्रू करा जाता है। तो जितने भी इसके अंदर पार्ट है मैंने अभी आपको दिखा दिए हैं, अभी डिटेल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं बाहर से दिखा लेता हूँ। ये एक यॉर्क का JS मॉडल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और ये मॉडल अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इसमें आपको कई जगह पे जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ये कह लीजिए इसके कई पार्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसमें लीकेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आमतौर पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर हो जाएँ तो इसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये इसका हेडर है। तो इसके अंदर आपको ये कह लीजिए 8 सिलेंडर या 8 पिस्टन देखने को मिलते हैं, 4 हेडर है। हेडर क्या होता है, हेडर ये आप देख पा रहे हैं, ये हेडर्स हैं और इन्हीं के अंदर आपके सिलेंडर और पिस्टन रहते हैं। सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन रहता है, तो एक हेडर के अंदर आपके 2 पिस्टन है। तो यहाँ पर आपको 4 हेडर देखने को मिल जाते हैं। आप क्लोज से दिखाना थोड़ा। तो यहाँ पर आपको एक ये हेडर देखने को मिलता है, दूसरा ये है, तीसरा और उसके बाद एक और हेडर है। उसी के साथ अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इन्हीं हेडर के साथ एक और आपको नीचे यहाँ पर ये ओपन टाइप का ये हेडर तो है, बट यहाँ ये खाली है और यहाँ पर आपको सेनोलॉइड वॉल्व देखने को मिल जाते हैं जो कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लगाए गए हैं। उसी के साथ एक इसी के दूसरी डायरेक्शन में आपको इसी तरीके का हेडर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एकदम एम्प्टी है। इससे आप इसे खोल के जितना भी क्रैंकशाफ्ट वाला पार्ट है उसको देख सकते हैं। पिस्टन के जितने भी नीचे वाला पोर्शन है जैसे कि कनेक्टिंग रॉड, उस पर काम कर सकते हैं। उसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये डिस्चार्ज का वाल्व है जिस पे आपकी कॉमन लाइन कनेक्ट है। यहाँ पर हेडर से जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ेगा वो इस कॉमन लाइन से होते हुए आपके डिस्चार्ज लाइन में चले जाएगी, इस डिस्चार्ज वाल्व से होते हुए। उसी के साथ आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टर्मिनल बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको कनेक्शंस देखने को मिल जाएंगे मोटर के। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप एक कनेक्शन देख सकते हैं, और उसी के नीचे आपको यहाँ पर ये सक्शन साइड देखने को मिल जाती है। ये जितना भी पोर्शन आपने देखा था ये डिस्चार्ज साइड वाला था, क्योंकि यहाँ पर आपके पिस्टन लगे हैं। आपको पता है पिस्टन का काम, पिस्टन क्या करता है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाता है और वो डिस्चार्ज लाइन से होते हुए भेजता है कंडेंसर की तरफ। और ये सक्शन साइड है जहाँ पर से आपका रेफ्रिजरेंट इंटर करता है, और इसी साइड पे आपका रोटर और मोटर दोनों लगी होती है। और यहाँ पर आप ये सक्शन वाल्व भी देख पा रहे होंगे। तो इसके ये जो डोम है, इसी डोम के अंदर आपकी मोटर भी लगी है और रोटर भी लगी है। अभी डिटेल में सारे पार्ट्स देखने वाले हैं। जो अभी कंप्रेसर जो खुला है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सेक्शन लाइन होगी। तो बाहर से कुछ आपका इस तरीके का कंप्रेसर दिखता है, और इस कंप्रेसर के बारे में जितना भी एक्सटर्नल पार्ट था मैंने आपको समझा दिया है। और ये इसलिए समझाया गया है क्योंकि अभी जब आप ओपन हुआ जो कंप्रेसर है उसको देखेंगे तो कंफ्यूजन आपको ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि जो पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिसमेंटल किए गए हैं, यानी कि हर एक पार्ट को अलग कर दिया गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सटर्नल पार्ट दिखा रहा हूँ। वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के छोटे छोटे एंगल वाल्व देखने को मिल जाते हैं जिससे कि ये प्रेशर गेज से कनेक्ट रहते हैं। एक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसी की तरफ अगर आप आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ का पोर्शन मैंने आपको बताया नहीं है, इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एंगल वाल से होते हुए छोटी छोटी कॉपर लाइन आपको जाती हुई दिख रही होगी। ये आपके आगे डिस्प्ले पे जाती है, जो गेजेस हैं उससे कनेक्ट होती है, जैसे कि प्रेशर गेजेस और लो प्रेशर, हाई प्रेशर, उसके लिए आपकी ये कॉपर ट्यूब कनेक्ट है।
उसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये ऑयल पंप है, और ये वाला जो बेरिंग वाला पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है, एक बेरिंग वाला पोर्शन यहाँ पर है और एक मोटर साइड में है। यहाँ पर भी आपको एक यहाँ पर ऑयल चार्जिंग के लिए एंगल वाल्व देखने को मिल जाता है। ये हीटर्स हैं आपके, एक हीटर कनेक्ट रहता है ऑयल को गर्म करने के लिए। यहाँ पर ये आपको 2 साइड ग्लासेस देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये रहा आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जिसको हमने पूरी तरीके से डिसमेंटल करके रखा हुआ है, और इसी के पार्ट्स जो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वो देखने को आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बाहर की जो केशिंग है वो सब में सेम ही देखने को मिलती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया जितना भी एक्सटर्नल पार्ट था वो ऐसे ही आपको देखने को मिल जाता है। ये जो पार्ट है ये हेडर वाला पोर्शन है, जो मैंने आपको हेडर दिखाए थे अभी 4 हेडर, और उसके अंदर जो मैंने आपको 2 पिस्टन वाले पार्ट दिखाए थे वो ये हैं, जहाँ पर आपका सिलेंडर और पिस्टन रहता है। 2 सिलेंडर पिस्टन यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ, और उसके बगल में 2, यानी कि कुल मिला के 8 पिस्टन 8 सिलेंडर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर आप नीचे देखेंगे जहाँ पर मैंने आपको सेनोलॉइड वॉल्व दिखाया था वो ये वाला पोर्शन है, जो मैंने आपको बताया था वो पूरा खाली रहता है, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन पिस्टन से ये कह लीजिए अगर ये खाली रखा गया है तो इसका कारण है आप इसके अंदर हाथ डाल के अगर आपको कोई क्रैंक शाफ्ट या पिस्टन में काम करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। इसी के सामने वाला भी पोर्शन खाली रहता है, उसमें आपको पिस्टन सिलेंडर नहीं देखने को मिल जाते हैं। तो वो इसलिए किया जाता है अगर आपको इसके अंदर कुछ काम करना हो तो उसको खाली रखा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर। जब इसके अंदर इसका जो सेट पॉइंट प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो वो इस प्रेशर रिलीफ वाल्व से प्रेशर को रिलीव कर सकता है गैस के। आगे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था जो पंप यानी कि ऑयल पंप और जो बेरिंग वाला पोर्शन था वो लगा हुआ था, जो कि आपको यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिलता है। तो अभी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं, तो यहाँ पर वो कनेक्ट होता है। उसी के साथ पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे इस साइड पे, अगर आप इस साइड पे देखेंगे ये वाला पोर्शन आपका मोटर वाला पोर्शन है, जहाँ पर मोटर और रोटर दोनों ही कनेक्ट रहती हैं। यहाँ पर आपकी रोटर रहती है, उसी के बाहर से आपकी मोटर कनेक्ट रहती है, और उसके बाहर से भी मैंने जो आपको टर्मिनल प्लेट दिखाया था वो आप सामने देख पा रहे होंगे, वो भी खुला हुआ पड़ा है, वो देखने को मिल जाता है। और इस साइड पे आपको गैस देखने को मिलते हैं, ये रेफ्रिजरेंट के इंटर करने की जगह है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। एक बार अगर आप अंदर से देखेंगे तो थोड़ा पार्ट और मैं दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आपको ये ऑयल संप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ऑयल देखने को भी मिल रहा होगा। और सामने आपको वहाँ पर अगर आप देखें तो वो ऑयल ग्लासेस है जो मैंने आपको दिखाया था ऑयल लेवल चेक करने के लिए। और वहीं नीचे आपको एक पोर्ट दिख जाता है छोटा सा, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्ट, इससे आपका ऑयल को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक सेंसर भी है आपका ऑयल के प्रेशर टेम्परेचर के लिए। साथ में आपको यहाँ पर एक छोटी छोटी कॉपर ट्यूब्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये देखें, ये छोटी छोटी कॉपर ट्यूब्स है, ये रेफ्रिजरेंट के सक्शन के लिए कह लीजिए। जैसे कि ये जो पोर्शन रहता है जो आपका मैंने अभी बताया, ये जो पिस्टन और सिलेंडर वाला पोर्शन रहता है ये पूरा पैक रहता है। इसके अंदर ये कह लीजिए रेफ्रिजरेंट ऐसे नहीं जाती है। रेफ्रिजरेंट के लिए आपके ये कॉपर ट्यूब्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। तो ये आपकी अगर ये नीचे वाला पोर्शन अगर आप देखें, ये सेनोलॉइड वॉल से कनेक्ट रहता है, जिससे कि क्या होता है, जो इसकी ये कह लीजिए जो स्पीड है कूलिंग करने की उसको कंट्रोल करा जा सकता है, मॉड्यूलेट करा जा सकता है सेनोलॉइड वॉल के थ्रू। लोडिंग अनलोडिंग जिसे आप कहते हैं उससे कंट्रोल किया जा सकता है। ये कॉपर ट्यूब्स आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको बाहर की तरफ से दिखाऊं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे छेद दिख जाएंगे या होल्स दिख जाएंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक यहाँ पर ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है। तो इन तीनों होल्स में आपके सेनोलॉइड वॉल कनेक्ट रहते हैं, और वो सेनोलॉइड वॉल अंदर की तरफ आपने जो ट्यूब्स देखी थी उसके साथ कनेक्ट में रहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने दूसरे किसी कंप्रेसर में देखा हो या चिलर्स में देखा हो, VFD लगाई जाती है जो कि मोटर को कंट्रोल करती है कंप्रेसर की, और उससे क्या होता है, जो स्पीड है या मॉड्यूलेशन है रेफ्रिजरेंट के फ्लो का कह लीजिए, या ये जो पिस्टन्स हैं, स्क्रूज़ हैं, उनकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि आप किसी भी चिलर को बिना बंद किए हुए
एक फ़्लो में रन करा सकते हैं। अगर आपका बार बार कंप्रेसर बंद होता है तो उसके मोटर पे आपका लोड पड़ता है और उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ख़राब होने के लिए। इसलिए बिना कंप्रेसर को बंद कराए, चिलर को बंद कराए आप कूलिंग को क्या कर सकते हैं, एक फ़्लो में रन करा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपके सोलेनॉइड वाल्व और जो अंदर की ट्यूब्स हैं वो आपस में कनेक्ट रहती हैं और रेफ्रिजरेंट के फ़्लो को आप मॉड्यूलेट करते रहते हैं, कम ज़्यादा करते रहते हैं, जिससे कि आप कूलिंग को कंट्रोल में रख सके, आपको चिलर को बंद ना करना पड़े। तो इसलिए आपकी लोडिंग अनलोडिंग वाला सिस्टम आपके इस चिलर में इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब एक एक करके जितने भी पार्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपको पता है वाइंडिंग है, क्योंकि आपके जो पिस्टन्स होते हैं उनको रोटेट कराने के लिए या अप एंड डाउन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराने के लिए बाहर से एक प्राइम मूवर की ज़रूरत होती है या एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो मोटर क्या करती है, मोटर इस रोटर को घुमाने का काम करती है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, और इस रोटर से आपका ये क्रैंक शाफ्ट जुड़ा होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये है क्रैंक शाफ्ट, जो कि एक साइड से आपका जुड़ा होता है रोटर से और दूसरी साइड आपका पंप से जुड़ा होता है, या जो पंप साइड की बेयरिंग होती है उससे कनेक्ट होता है। उसी के साथ इसके बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं कई सारे होल्स, ये आप देख पा रहे होंगे। ये ऑयल के सर्कुलेशन के लिए है। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ अभी, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपका पंप साइड का बेयरिंग है। ये वाला जो पोर्शन है पंप साइड का बेयरिंग है, और इसके अंदर ये आपको ऑयल पंप देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो ये वाला जितना पोर्शन है छोटा सा, ये जो बाहर से लगा हुआ है, ये आपका ऑयल पंप है जो कि पंप को थ्रो करेगा। अब वो कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर आप अंदर ये पार्ट जो देख पा रहे हैं, ये रोटेट करता है, जो बीच में लगा हुआ है ये पार्ट रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है, जब एक क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है तो उसी के साथ ये पंप वाला पार्ट भी रोटेट करता है, और उसी के साथ आपको इसमें एक छोटा सा होल देखने को मिल जाता है। अगर आप देख पा रहे हो गौर से, इसमें एक छोटा सा होल है जो कि इस क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। अगर आप आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपका ये पंप कनेक्ट होता है, यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम है, और ये होल आपका पंप, ये जो ऑयल पंप है उससे कनेक्ट है, जिससे कि जब इस पंप के घूमने से जब ऑयल इसके अंदर इंटर करता है तो वो इस छेद से होते हुए या इस होल से होते हुए आगे आता है ऐसे, और इसी के साथ वो इन होल्स से बाहर निकल जाता है। और इन होल्स के बाहर आपकी पिस्टन्स लगी होती है। अगर आप देख पाएँ तो ये जो पिस्टन्स हैं आपके, ये जो पिस्टन्स हैं ये यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं। इसमें आप देख पाएंगे, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये पिस्टन बेयर है, या ये कह लीजिए क्राउन है। उसी के साथ यहाँ पर एक कनेक्टिंग रॉड आपको देखने को मिल जाती है। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होती है आपके इस क्रैंकशाफ्ट से। ये नीचे का पार्ट इसका खुल जाता है और ये जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसे कनेक्ट हो जाता है। और उसी के साथ इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक पिस्टन या ये कह लीजिए आपका यहाँ पर गजन पिन रहता है, पिस्टन पिन या गजन पिन कहते हैं। और यहाँ पर एक वॉशर है या लॉकिंग सिस्टम है, ये इसके अंदर एक गजन पिन होती है। उसी के साथ यहाँ पर आपको ये ग्रूव देखने को मिल जाते हैं, जो होल देखने को मिल जाते हैं, ये आपके रिंग्स के लिए होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके रिंग्स है, कंप्रेशन रिंग और ये आपका ऑयल रिंग, जो कि एक तो ये सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैप होता है उसको कम करते हैं, और जो ऑयल का सर्कुलेशन है उसको और अच्छा बना देते हैं। उसी के साथ ये पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ये आपका मोटर एंड की बेयरिंग है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है, जो कि इसके अंदर चले जाता है आसानी से, और इसके पीछे से आपका ये रोटर कनेक्ट हो जाता है। रोटर के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, इस वाले पोर्शन पे एक की होल है, और ये की होल आपके उस रोटर में कनेक्ट हो जाती है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर एक की होल आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये इससे रोटर से कनेक्ट होती है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे कनेक्ट होती है आपके इस बेयरिंग से, या ये कह लीजिए पंप से, ऑयल पंप से। तो ये आपका क्रैंकशाफ्ट और पंप और बेयरिंग के पार्ट्स हो गए। उसी के साथ यहाँ पर आप हेडर देख पा रहे होंगे। हेडर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बाहर का कवर है जिसके अंदर आपके सिलेंडर और पिस्टन रहते हैं, और यहाँ पर आपको होल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये डिस्चार्ज से कनेक्ट रहता है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट रहता है। और ये डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 होल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके चारों हेडर से कनेक्ट है। और उस चारों हेडर से जाने वाली जो रेफ्रिजरेंट है वो इस कॉमन लाइन से होते हुए डिस्चार्ज से बाहर निकल जाती है। अगर आप ये देखेंगे, इस वाली कॉमन लाइन से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो ये आपका जितना भी हेडर वाला पार्ट था वो हो जाता है। उसी के साथ में अगर आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन दिखाऊं,
ये भी आपका, अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर आपके 3 सोलेनॉइड वॉल्व लगे रहते हैं, सॉरी, ये आप देखेंगे, ये सोलेनॉइड वॉल्व के लिए कनेक्शंस हैं 1, 2 और 3, और इन्हीं सोलेनॉइड वॉल्व से आपकी जो लोडिंग अनलोडिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अगर आप आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको होल्स देखने को मिल जाते हैं 1, 2 और 3, ये होल्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि ये सोलेनॉइड वॉल्व रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर आपके आगे लोड कम है तो ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कम करता है, जिससे कि आपका कंप्रेसर को बिना बंद करे हुए आपकी जो कूलिंग है उसको कंटिन्यू कर पाए। तो ये पार्ट्स आपने देख लिए। उसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊं, एक छोटा सा पार्ट अभी यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो पार्ट है ये सक्शन का है, आपका सक्शन फिल्टर, जो कि आपके मोटर साइड पे लगा रहता है या सक्शन लाइन पे लगा रहता है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। अब बात कर लेते हैं पिस्टन, मैंने आपको दिखा दिया है। तो पिस्टन जिसके अंदर रहता है वो ये है, आपका सिलेंडर या पिस्टन हाउसिंग कह लीजिए, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आपकी स्लीव है नीचे की, यहाँ पर आपकी पिन लगे हुए हैं, इस पिन से ये थोड़ा सा पुश होता है और इस तरीके से ये पिन बाहर आती है। अब ये पिन क्यों बाहर आती है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि पिस्टन इसमें किस तरीके से इंटर करता है। तो ये आपका पिस्टन है और ये आपका सिलेंडर है। तो पिस्टन इस तरीके से इसके अंदर जाता है, कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन करता है। अगर मैं आपको आगे से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये अप एंड डाउन मोशन करता है, और इसी मोशन के वजह से जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर और टेम्परेचर बनता है। तो ये आपका सिलेंडर हो गया और ये आपका पिस्टन हो गया। ये पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया है। उसी के साथ अगर आप ये देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो ये ऊपर की तरफ आपकी सक्शन प्लेट है और नीचे आपके डिस्चार्ज प्लेट है। यहाँ पर आपको वॉशर देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपकी डिस्चार्ज प्लेट है जो कि आगे से कुछ इस तरीके से दिखती है, और ये आपकी सक्शन प्लेट है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको असेंबल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये सिलेंडर है कुछ इस तरीके से उस हेडर के अंदर, यानी कि इस हेडर के अंदर खड़ा रहता है, और उसके बाद आपका ये जो सक्शन वाल्व है वो इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से, सॉरी, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका वर्क किस तरीके से होता है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पिन है, ये दबने के वजह से इनके बीच में गैप आता है, जिसके वजह से यहाँ पर गैस इंटर कर पाती है। जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर आपको होल्स दिख पा रहे हैं, ये आप जो होल्स देख पा रहे हैं, इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप आने की वजह से जब ये पिन दबती है तो इन दबने की वजह से इस साइड से सक्शन से इंटर करता है और रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद जब पिस्टन आपका कुछ इस तरीके से पुश करता है आगे की तरफ, ये अपवर्ड को जाता है, तब रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज होते वक्त क्या प्रोसेस होती है, तो ये इसका डिस्चार्ज वाल्व है। सक्शन के ऊपर ही जस्ट आपके इस तरीके से डिस्चार्ज वाल्व कनेक्ट होता है। तो डिस्चार्ज वाल्व में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके की असेंबली होगी। ऊपर की तरफ आपका डिस्चार्ज है, नीचे की तरफ आपका, ऊपर की तरफ डिस्चार्ज वाल्व है, नीचे डिस्चार्ज प्लेट कह लीजिए, डिस्चार्ज प्लेट है, और नीचे की तरफ आपकी सक्शन की प्लेट है, और नीचे आपका पूरा सिलेंडर हो गया। कुछ इस तरीके से ये असेंबल होता है। अब मैं आपको डिस्चार्ज पे दिखा दूं कि किस तरीके से आपका डिस्चार्ज वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से पुश होता है नीचे की तरफ, और ये कह लीजिए जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये प्लेट नीचे की तरफ दबती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसके बीच में से इंटर होती है, और आगे की तरफ आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्ट है यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से जितनी भी आप क्लिप देखने वाले हैं वो सारे उस टाइम के जब कंप्रेसर खुलने वाला था, तो मैंने छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। तो यहाँ से अब जो आप पार्ट देखेंगे सारे वो रिकॉर्ड करे हुए उस टाइम के जब कंप्रेसर खुल रहा था। तो सबसे पहले आपका ऑयल को बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। ऑयल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप सीधे हेडर खोल देंगे या कोई सा भी पार्ट खोल देंगे तो ऑयल का जो प्रेशर है वो काफ़ी तेज़ी से बाहर की तरफ आएगा, और इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म भी था ये उस टाइम। इससे पहले कंप्रेसर को चेक किया गया था, तो इसका मतलब है, आपको पता है, हीटर ऑन रहता है, और जो इसका प्रेशर है, क्योंकि इसके साथ रेफ्रिजरेंट भी मिक्स रहता है, तो रेफ्रिजरेंट ऑयल का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर डायरेक्ट आप कोई सी भी चीज़ खोल देते हैं तो उस टाइम जो ऑयल है वो काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है, और इससे थोड़ा बहुत नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं सबसे पहले ऑयल को निकाला गया है। चाहे कितनी भी मात्रा हो, आपको ऑयल को पहले बाहर निकालना है। और कहाँ से निकालना है, जो ऑयल पंप या जो पंप के साइड की बैरिंग थी उसके नीचे मैंने आपको एक एंगल वाल दिखाया था, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। उससे एक नॉर्मल पाइप कनेक्ट कर रखा है, एक पाइप का टुकड़ा, जिससे कि जितना भी ऑयल है वो सब पहले बाहर निकाल लिया जाएगा।
उसके बाद आप एक एक करके सारे हेडर्स को खोलेंगे। जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये हेडर्स खोले जा रहे हैं और जितने भी हेडर्स है सबको खोलने के बाद इसके अंदर वाला जो पोर्शन है जैसे कि डिस्चार्ज प्लेट, सक्शन प्लेट, सिलेंडर और आपका पिस्टन बाहर निकाला जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पिस्टन्स हैं वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है, तो आपको पहले पिस्टन को निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी जब तक आप पिस्टन को बाहर नहीं निकालेंगे। अभी आप देखने वाले हैं सारी चीज़ें और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रैंक शाफ्ट है वो कनेक्टिंग रॉड या पिस्टन के साथ कनेक्ट रहती है। तो इसलिए ये वाली जो क्लिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बाद में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जितना भी बचा कुचा पार्ट है, जब कंप्रेसर के अंदर पार्ट मूव कर रहे होते हैं तब कैसे दिखते हैं वो भी आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर एक हेडर खुलने ही वाला है। अब आप देखेंगे कि हेडर के खुलने के बाद जो आपकी असेंबली है डिस्चार्ज या सक्शन की वो किस तरीके की दिखती है। तो यहाँ पर एक हेडर खुल चुका है कुछ इस तरीके का और सामने आप आसानी से देख सकते हैं जो डिस्चार्ज असेंबली या सक्शन की असेंबली है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। और मैंने आपको बताया था जो एक हेडर है उसके अंदर आपको 2 पिस्टन देखने को मिल जाते हैं और इसी तरह इस कंप्रेसर के अंदर आपको 4 हेडर और 8 पिस्टन सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं, 2-2 करके हर एक हेडर के अंदर आपको पिस्टन और सिलेंडर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्चार्ज असेंबली देखने को मिल रही है, अब ये भी बाहर निकलेगी और उसी के नीचे आपको सक्शन प्लेट देखने को मिल जाएगी। ये बाहर निकल चुकी है, आप देख सकते हैं सक्शन और डिस्चार्ज दोनों एक साथ जॉइंट में रहते हैं, असेंबल रहते हैं, यानी कि आप सामने देख सकते हैं। और ये सक्शन और डिस्चार्ज प्लेट के नीचे आपको सिलेंडर देखने को मिल जाता है जो कि आप सामने देख रहे हैं और सिलेंडर के हाउसिंग के अंदर आपको इस तरीके से पिस्टन देखने को मिल जाता है। किस तरीके से मूव करेगा अभी आप लास्ट में ज़रूर देखेंगे, मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा, इसलिए मैंने वो क्लिप अलग से रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर इसको पुश करने से ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, किस तरीके से रेफ्रिजरेंट इंटर करता है हाउसिंग के अंदर, किस तरीके से डिस्चार्ज होता है रेफ्रिजरेंट, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर आप देख लीजिए जब असेंबल्ड होता है कंप्रेसर तो किस तरीके से जो पार्ट्स हैं वो कनेक्ट रहते हैं। तो ये पार्ट उसके अंदर के सम्प का है, ऑयल सम्प का। तो हमने जो नीचे वाला पोर्शन था मैंने आपको बताया था 2 हेडर ऐसे होते हैं जो एम्प्टी होते हैं जिसमें आपको पिस्टन सिलेंडर नहीं देखने को मिलता, वो इसलिए होता है जैसे आप मेरा हाथ जाते हुए अंदर देख पा रहे हैं। तो ऐसे करके आप अगर कभी सर्विस करनी हो नीचे क्रैंक शाफ्ट या जैसे सामने देख पा रहे हैं कनेक्टिंग रॉड की, तो आप इस हेडर के थ्रू कर सकते हैं और इस हेडर से आप आसानी से नीचे का पोर्शन देख पा रहे होंगे। तो नीचे आप ये जो जितना भी पार्ट है ये कनेक्टिंग रॉड वाला है जो शाफ्ट के साथ या क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और ये पिस्टन ऊपर की तरफ आपके हाउसिंग में गए हैं या सिलेंडर में गए हैं, आप आसानी से साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 4-4 के पैटर्न में पिस्टन देखने को मिल जाते हैं, 4 एक साइड है, 4 एक साइड है। और इसमें अनलोडिंग और लोडिंग का भी मैं ये बता दूं, इसमें शायद 2 ऐसे पिस्टन्स होते हैं जो ऊपर की तरफ आपको अभी बाद में देखने को मिलेंगे, उसमें डायरेक्ट आपकी रेफ्रिजरेंट जा सकती है। जैसे हर किसी में आपको यहाँ पाइप देखने को मिल जा रहा है कॉपर ट्यूब्स के, जैसे मैंने सैनलॉइड वॉल को आपका बताया था, एग्जांपल दिया था, आपको पतले पतले कॉपर ट्यूब देखने को मिल जाते हैं। तो जो 2 हेडर हैं इसमें वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उसमें लोडिंग अनलोडिंग का कोई सीन नहीं रहता, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। वो वाला जो पोर्शन है मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इस वाले जो कंप्रेसर की है वो JS मॉडल जो है यॉर्क का, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसका। और PDF आपको कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल से, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइएगा वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो क्रैंकशाफ्ट है और पिस्टन है वो असेंबल्ड रहते हैं। ऊपर की तरफ आप साफ देख पा रहे होंगे जो सिलेंडर है, पिस्टन की पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, आपको टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर दोनों पोजीशन देखने को मिल जा रही है इसमें। अब वो क्या होता है, तो टॉप डेड सेंटर ये होता है जब पिस्टन सिलेंडर के टॉप पोजीशन पे होता है, और बॉटम डेड सेंटर क्या होता है जब पिस्टन सिलेंडर के सबसे नीचे बॉटम वाले पोजीशन पे होता है। तो उसको हम TDC और BDC कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सामने आप देख पा रहे होंगे। और पिस्टन को अगर आपको निकालना होता है, डिसमेंटल करना होता है, तो मैंने आपको दिखाया था जो क्रैंक शाफ्ट है उसके नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का एक पार्ट अलग हो जाता है पिस्टन का। ये नीचे का पोर्शन है जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो कुछ इस तरीके से निकल जाती है। उसके बाद आप सिलेंडर को इस तरीके से निकालते हैं। जब आप पिस्टन बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद आपका इस तरीके से सिलेंडर बाहर निकालना होता है। सिलेंडर के साथ आपका पिस्टन भी बाहर आ रहा होगा, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये यहाँ पर आप जितना भी पार्ट देख रहे हैं ये उसी टाइम निकल रहा था बाहर, और मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये बाहर निकलता है। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन इस तरीके से बाहर निकल जाता है। नीचे कनेक्टिंग रॉड वाला जो पार्ट था जो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है वो आपने निकाल दिया। उसके बाद आप इस तरीके से पिस्टन, सिलेंडर और उसकी जो सिलेंडर की स्लीव होती है उसको इस तरीके से आप बाहर निकाल लेते हैं आसानी से।
तो ये पार्ट आपने देख लिया है किस तरीके से सिलेंडर और जो असेंबली है पिस्टन स्टन की वो सब बाहर निकल के आ जाती है। तो ये जितनी भी क्लिप थी ये मैंने आपको बता दी जब कंप्रेसर खुल रहा था तब की रिकॉर्डेड की है, और ये मैं आपको लास्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जितना पोर्शन था मैंने आपको समझा दिया एक एक पार्ट का। अब आसानी से आप समझ भी पा रहे होंगे कि कौन सा पार्ट किस तरीके से होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में और किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि जो पिस्टन्स हैं उसमें कोई टूट फूट तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना जो पिस्टन्स होते हैं उसमें टूट फूट देखने को मिलती है। एक तो कास्ट आयरन के होते हैं और मूविंग पार्ट आपको पिस्टन ही देखने को मिलता है ज़्यादातर, और इसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपके कंप्रेशर के अंदर आती है। सेकेंड है वाइंडिंग का जलना, वो तो हर कंप्रेशर में हो सकता है। अगर ओवर हीट हो जाता है कंप्रेशर गर्मियों के टाइम पर, जब पीक आपका मंथ चल रहा होता है गर्मी का, तो उस टाइम पर वाइंडिंग का जलना सबसे कॉमन बात है। उसी के साथ पिस्टन और इसके बीच में गजन पिन होते हैं उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मूव करता है पिस्टन। तो क्रैंक शाफ्ट को जब आप मूव कराते हैं तो इस तरीके से पिस्टन अप एंड डाउन आपका मूव करता है। आप नीचे देखेंगे क्रैंक शाफ्ट आपका मूव कर रहा है, और क्रैंक शाफ्ट के मूव करने से जो आपका पिस्टन है वो अप एंड डाउन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में इस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ तक जितना भी पार्ट था रेसिप्रोकेटिंग से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल जितना भी था सब कुछ दिखा दिया है। बचा है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट। कोशिश करूँगा अगर मैं हो सके तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, और PDF आपको पता है YouTube चैनल पे मैं आपको नहीं दे सकता हूं, तो इसलिए आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर जाके आपको इसका PDF मिल जाएगा। थ्योरी वाला पार्ट भी डालने की कोशिश करूंगा, और कई सारे ऐसे कंप्रेशर्स हैं जैसे स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल, रोटरी और स्क्रॉल, उसके बारे में भी आने वाले टाइम में मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और इतने ही डिटेल में अपलोड करूँगा। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए आपने एक सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, और हो सके अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो आपने एक लाइक ड्रॉप करना है। अगर ऐसी वीडियोस को किसी और को भी ज़रूरत है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आप दूसरे की भी मदद कर पाएँ। तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो के साथ आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।